हेलो फ्रेंड, मैं आकाश शर्मा स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध और उसके विजेता को। एक और इसका वीडियो आएगा जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित डेट को देखेंगे। चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइडेस्पेसिस का युद्ध, जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। जिस तरह से परुष्णी नदी को रावी नदी कहा जाता है, विपाशा नदी को ब्यास नदी कहा जाता है, शत्रुदी नदी को सतलज नदी कहा जाता है, उसी तरह से वितस्ता नदी को क्या कहा जाता है तो झेलम नदी कहा जाता है। इस कारण से इसे हाइडेस्पेसिस या फिर वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। कब यह युद्ध हुआ था तो 326 ईसा पूर्व। किसके बीच हुआ था तो यह यूनान का ही था। सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और यह विश्व विजेता की चाह में भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करता है और राजा पोरस को पराजित कर देता है, जिसे हम लोग हाइडेस्पेसिस का युद्ध कहते हैं। क्लियर। हमने क्या क्या देखा। 326 ईसा पूर्व में कौन आक्रमण किया था? सिकंदर, यूनान का रहने वाला था। राजा पोरस को पराजित कर दिया था। विश्व विजेता के चाह में ही भारत पर आक्रमण किया था। और एक क्वेश्चन आता है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो मगध का कौन सा शासक था तो बताइएगा। तो यह नंद वंश का शासक चल रहा था और शासक कौन था? घनानंद। क्लियर। इसके बाद ही 3 वर्ष बाद ही 323 ईसा पूर्व में ही सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? बेबीलोन में। नेक्स्ट है कलिंग आक्रमण। कलिंग पर आक्रमण किसने किया था तो पता ही होगा, अशोक ने किया था। और यह कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ही अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण करता है, बहुत ही खून खराबा करता है। और यह किस लिए आक्रमण करता है तो आप लोगों को पता ही होगा, हाथियों के लिए यह आक्रमण किया था। कब इसका राज्याभिषेक हुआ था तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है नर्मदा का युद्ध। नर्मदा का युद्ध कब हुआ था? 630 ईस्वी में। नर्मदा नदी के तट पर यह लड़ा गया था, इस कारण से इसे नर्मदा का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था? 630 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया था तो वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन और चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत की विजय प्राप्त करने के लिए दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, चालुक्य वंश का शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय, उसने रोकने का प्रयास किया और हर्षवर्धन को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, जिसकी चर्चा हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिंध पर आक्रमण। सिंध पर आक्रमण सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था तो आप लोगों को पता ही होगा, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो कि कहाँ का रहने वाला था तो अरब का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? अरब का रहने वाला था। कब भारत पर आक्रमण करता है तो यह 712 ईस्वी में। कहीं कहीं 711 भी दिया हुआ रहता है, लेकिन एग्जैक्ट याद रखिएगा 712 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। और सबसे पहले भारत पर जजिया कर को लगाया था। और उस समय शासक सिंध के कौन थे तो राजा दाहिर थे। ये सब तो जानते ही होंगे, राजा दाहिर को ही पराजित किया था। और सबसे पहले जजिया कर को किसने लगाया था तो यह मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। लेकिन 5 लोगों को इससे मुक्त रखा था। कौन कौन? तो महिला, बच्चे, बूढ़े, विकलांग और ब्राह्मण। इन 5 लोगों को जजिया कर से मुक्त रखा था। हालांकि ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था तो पता ही होगा, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किसने किया था तो यह किया था जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसके बाद फिर अकबर ने भी जजिया कर को समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन पूर्ण रूप से जजिया कर कब समाप्त हुआ था आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी भारत पर कब आक्रमण करता है तो 1001 से लेकर के 1027 के बीच, 1001 से लेकर के 1027 के बीच टोटल 17 बार मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है। जब पहली बार मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, उस समय शासक कौन था तो यह था जयपाल। जयपाल को यह पराजित कर देता है। इस कारण से जयपाल को बहुत ही आत्मग्लानि होती है और आगे चल करके उसने आत्महत्या कर लेता है। जयपाल का बेटा आनंदपाल फिर शासक बनता है और आनंदपाल के साथ यह बहिंद का युद्ध लड़ता है। कब? 1008 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी और किसके बीच? आनंदपाल के साथ बहिंद का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें मोहम्मद गजनवी जो है आनंदपाल को हरा देता है। एक और याद रखिएगा, 1014 में कहाँ आक्रमण किया था तो थानेश्वर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। और चक्रपाणी विष्णु की जो मूर्ति थी उसे तोड़ने का काम किया था, इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है 1025 में इसने
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और काफ़ी लूटपाट किया था और 1027 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का प्रथम बार आक्रमण कब हुआ था? तो पता ही होगा, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। लेकिन भारत में पहली बार इसको पराजय देखने को मिलता है 1178 ईस्वी में। जब 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है, तब भीम द्वितीय के हाथों, यह गुजरात का शासक हैं भीम द्वितीय, उन्होंने इसे पराजित करने का काम किया था। क्लियर। सबसे पहला आक्रमण 1175, 1178 में पहली बार इसको पराजय देखने को मिला था भारत में। और दूसरी बार पराजय कब मिला था इसे? 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध। पता होगा तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था। गौर से सुनिएगा, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था तराइन के प्रथम युद्ध में। 2 बार पराजित हुआ था। कब कब? 1178 और एक 1191। एक वर्ष बाद ही तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है 1192 में। एक वर्ष बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी पराजित कर देता है। क्लियर। ये सब पॉइंट को नोट करते जाइएगा। उसके बाद 2 साल बाद ही 1192, 1193 में कुछ नहीं, 1194 में चंदावर का युद्ध होता है और गढ़वाल के शासक होते हैं जयचंद, संयोगिता का पिताजी। उन्हें पराजित करने का काम मोहम्मद गौरी करता है। हमने कौन कौन सा डेट बताया? पहली बार आक्रमण 1175, दूसरी बार आक्रमण 1178, पहली बार उसे पराजय देखने को मिला। तीसरी बार आक्रमण है 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजित करता है। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध और 1194 चंदावर का युद्ध। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब आगे चल करके 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है तराइन का युद्ध। ये सब तो हमने देख लिया। अब आता है तराइन का तृतीय युद्ध। 1191 में हमने देखा, 1191 तराइन का प्रथम, 1192 में तराइन का द्वितीय और तृतीय भी यहीं पे याद रखिएगा 1215-16 में हुआ था। 1215-16 में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच। आप लोगों को पता ही होगा कि मोहम्मद गौरी का 4 गुलाम था। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, याल्दोज और कुवाचा। मोहम्मद गौरी के 4 फेमस गुलाम थे। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज, कुवाचा और बख्तियार खिलजी। तराइन का जो युद्ध लड़ता है इल्तुतमिश और याल्दोज लड़ता है कब? 1215-16 में। 1215-16 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैथल का युद्ध। कैथल का युद्ध कब हुआ है? यह हुआ है 1240 ईस्वी में। आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली सल्तनत का पहली महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और यह कब शासिका बनती है? तो 1236 ईस्वी में। और 1236 से लेकर के 1240 तक शासनकाल किसका रहता है? रजिया सुल्तान का, जिसमें रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल में ही हो जाती है। कहा जाता है कि डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है और उसका जो मकबरा है कहाँ है? तो यह कैथल में ही है। कैथल कहाँ है? तो हरियाणा में है। तो यहाँ पे है कैथल का युद्ध कब हुआ है? तो 1240 ईस्वी में। किसके बीच? तो रजिया और बहराम शाह के बीच, जिसमें बहराम शाह की विजय होती है और रजिया सुल्तान मारी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। कुछ डेट इससे भी संबंधित पूछा जाता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान कब किया था? तो यह किया है 1301 में और वहाँ का शासक था हमीर देव। हमीर देव को इसने पराजित कर दिया था। रणथंभौर का अभियान 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और हमीर देव को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट आता है चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान जो किया था यह 1303 ईस्वी में। यहाँ पे खुद इसने पहुँचा था। पता ही होगा, लंबी कहानी है, प्रेम प्रसंग वाली, जिसमें पद्मावती का नाम आता है। उनके पति राजा रतन सिंह को इसने पराजित कर दिया था चित्तौड़ अभियान के दौरान। नेक्स्ट है वारंगल युद्ध। वारंगल युद्ध कब हुआ था? यह हुआ है 1309 में और यहाँ का शासक कौन थे? तो प्रताप रुद्रदेव। क्वेश्चन आता है कि जब वारंगल पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वहाँ का शासक कौन था? तो प्रताप रुद्रदेव था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं जाता था, इसका एक गुलाम था, वही सब जगह जाने का काम करता था, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था।
नेक्स्ट है द्वार समुद्र अभियान। द्वार समुद्र अभियान कब करवाया था? तो 1311 ईस्वी में, और वहाँ के शासक थे बीरबललाल तृतीय। बीरबललाल तृतीय को पराजित कर देता है। हमने क्या क्या बताया एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइडियास्पेसिस का युद्ध 326 ईसा पूर्व, सिकंदर और पोरस के बीच सिकंदर की विजय होती है, पोरस हार जाता है। कलिंग आक्रमण 261 ईसा पूर्व, अशोक करता है। नर्मदा का युद्ध 623 ईस्वी में हुआ था। नर्मदा का युद्ध 630 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय होती है, पुलकेशिन जीत जाता है। सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद गजनबी का जो आक्रमण है 1001 से लेकर के 1027 के बीच, टोटल 17 बार आक्रमण है। नेक्स्ट है वहिंद का युद्ध 1008 से लेकर के, वहिंद का जो हुआ था 1008 ईस्वी में गजनवी और आनंदपाल के बीच, जिसमें आनंदपाल हार जाता है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी का आक्रमण, पहली बार आक्रमण 1175, उसके बाद 1178, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 1215-16 में तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच। नेक्स्ट है कैथल का युद्ध 1240, रजिया और बहराम शाह के बीच, जिसमें रजिया पराजित हो जाती है, बहराम शाह जीत जाता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित तो रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में, शासक कौन था? हमीर देव, उसे पराजित किया था। नेक्स्ट है चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में, राजा रतन सिंह को यह पराजित किया था। वारंगल युद्ध 1309, प्रताप रुद्रदेव यहाँ के शासक थे। नेक्स्ट है द्वार समुद्र अभियान 1311, और यहाँ के शासक थे बीरबललाल तृतीय, और ये सब में अलाउद्दीन खिलजी की ही जीत होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने डाला है खतौली का युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है शायद बिहार दरोगा में। खतौली का युद्ध कब हुआ है? तो यह 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच हुआ है। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया है? तो यह खतौली का युद्ध हुआ है, और हालांकि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी की मृत्यु भी हो जाती है, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है पानीपत का युद्ध। अब आएंगे, देखिए पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, कौन कौन सा? 1526, 1556 और 1771। सॉरी 1526, 1556 और 1761, यहाँ पे गलत लिखा गया है, सॉरी 1526, 1556 और 1761, यह 3 पानीपत का युद्ध हुआ है। पहली पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें रणभूमि में ही इब्राहिम लोदी मारा जाता है बाबर के हाथों। उसके 1 साल बाद ही कौन सा युद्ध होता है? एक हमने ट्रिक भी कितनी बार बताया है, पान खाकर चंदेरी घूमी, पान खाकर चंदेरी घूमी। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध। ख से हो जाएगा खानवा का युद्ध, खाकर मतलब खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। क्या खाएंगे? तो साग खाएंगे। तो यह ट्रिक याद कर सकते हैं, राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। उसके 1 साल बाद फिर 1528 चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? तो मेदिनी राय के साथ लड़ा गया था। और उसके बाद 1529 और इस समय घाघरा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और अफगानों के बीच, और इन चारों युद्ध में बाबर की ही विजय होती है। हमने क्या क्या बताया? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध, और उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और चारों युद्ध में बाबर की ही विजय होती है। क्लियर। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है अकबर और हेमू के बीच, और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा जाता है किसके बीच? तो पता होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार होती है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कालिंजर अभियान। 1530 ईस्वी में हुमायूं शासक बना था, और सबसे पहले अभियान जो किया था यह कालिंजर का अभियान कब किया था? तो 1531 ईस्वी में कालिंजर का अभियान किसने किया था? हुमायूं ने। हालांकि शेरशाह सूरी ने भी कालिंजर का अभियान किया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। याद करिए 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर अभियान किया था। कहा जाता है कि डांसर के लिए उसने आक्रमण किया था, और वही जो तोप को मारता है वही लौट करके उसके ऊपर गिरता है, इस कारण से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी में। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? पता ही होगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। उसके 1 साल बाद 1540 में चौसा या फिर
कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था कब? 1540 ईस्वी में। बिल्कुल लगातार याद रखेंगे तो डेट आराम से याद हो जाएंगी, बिल्कुल हार्ड नहीं है हिस्ट्री जितना आप लोग समझते हैं। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर देता है और हुमायूं को भारत से निष्कासित होना पड़ता है। अब उसके बाद यू टर्न लेता है कब? 1555 ईस्वी में। आप लोगों को पता होगा 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद के युद्ध के दौरान ही धीरे धीरे यू टर्न लेता है और हुमायूं फिर से दिल्ली का शासक बन जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, अब आ जाता है बिलग्राम, तो हमने देख लिया बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध 1540। अब आ जाता है रायसीन का युद्ध। रायसीन का जो युद्ध हुआ था 1543 ईस्वी में। आप लोग को पता होगा कि 1540 ईस्वी में शासक कौन बन जाता है? तो शेरशाह सूरी बनता है। 1540 से लेकर के 1545 तक सूर्यवंश का शासन चलता है और 1545 में ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, जिसका मकबरा कहाँ है? तो यह है सासाराम में, और इसका बेटा इस्लाम शाह ने ही इसका मकबरा को पूरा करवाया था। हालांकि नींव तो डाल दिया था शेरशाह सूरी ने ही अपना मकबरा का, लेकिन पूरा इसका बेटा इस्लाम शाह ने ही किया था। तो एक युद्ध यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रायसीन का युद्ध कब हुआ है? तो 1543 में। किसके बीच लड़ा गया है? तो शेरशाह सूरी और पूरनमल के बीच लड़ा गया है, जिसमें शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? विजय होती है और पूरनमल हार जाता है। नेक्स्ट आता है मछीवाड़ा का युद्ध। अभी हमने बताया कि 1540 में भाग गया था हुमायूं, 1555 में यू टर्न लेता है, फिर से दिल्ली का शासक बनता है। कौन सा युद्ध लड़ता है? सबसे पहले मछीवाड़ा का युद्ध, और अफगान का शासक था ततार खान, उसे पराजित कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। सरहिंद का युद्ध 1555, और सूर्यवंश का शासक था सिकंदर शाह, उसे पराजित करके दिल्ली सल्तनत का फिर से शासक बन जाता है। हालांकि 1556 ईस्वी में, ज़्यादा दिन तो रह नहीं पाता है शासक। 1556 ईस्वी में दिन पनाह नामक सीढ़ियों से गिर करके ही हुमायूं की फिर मृत्यु भी हो जाती है, जिस कारण से लेन पुल नामक इतिहासकार ने भी कहा था कि जिंदगी भर लड़खड़ाते ही रहा और लड़खड़ाते ही स्वर्ग को सिधार गया। समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। अब है तिलवाड़ा का युद्ध। अब यहाँ पे देखिएगा 1556 ईस्वी में कौन शासक बन जाता है? अकबर बनता है, और अकबर सबसे पहले पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ता है और किसे पराजित करता है? हेमू को पराजित करता है और फिर यहाँ का शासक बनता है। उसके बाद 1560 इसका ही संरक्षक रहता है बैरम खां को पराजित कर देता है 1560 में, जिसे ही तिलवाड़ा का युद्ध कहा जाता है, या फिर तिलसी युद्ध में बैरम खां का पतन हो जाता है। क्लियर? 1560। उसके बाद 1560 से लेकर के 62 तक पेटीकोट प्रथा चलता है, हरम दल का व्यवस्था चलता है 1560 से लेकर के 62 तक। फिर 62 में इसका विवाह हरखाबाई से हो जाता है और 1562 में ही सबसे पहले दास प्रथा को समाप्त करता है, और 1563 ईस्वी में तीर्थ कर को समाप्त करता है, और 1564 में जजिया कर को समाप्त करता है। डेट याद रखेंगे। 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को, प्रारंभिक राजधानी आगरा थी, लेकिन 1572 ईस्वी में राजधानी किसे बनाता है? तो यह बनाता है किसे? फतेहपुर सीकरी को। 1572 ईस्वी में, 1572 से लेकर के 1585 ईस्वी तक राजधानी कौन रहता है? तो फतेहपुर सीकरी। लेकिन 1572 ईस्वी में राजधानी किसे बनाता है? फतेहपुर सीकरी को। 1572 से लेकर के 1585 तक, वहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा, 1572 से लेकर के 1585 ईस्वी तक राजधानी कौन रहता है? तो फतेहपुर सीकरी। फिर 1585 ईस्वी में लाहौर को राजधानी बनाता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1601 ईस्वी में इसके जीवन काल का अंतिम युद्ध लड़ा जाता है, जो असीरगढ़ का युद्ध कहलाता है, और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका बेटा जहांगीर शासक बनता है, और फिर उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, इस तरह से क्रम है। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1565 ईस्वी में। हमने कई बार भी चर्चा किया है कि विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, दो ऐसे साम्राज्य थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही विकसित हुए थे। कहीं अगर मिस्टेक हो जाती है तो माफ़ करिएगा। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बहमनी के बीच। यह दो साम्राज्य विकसित हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कब हुए थे? तो पता ही होगा, 1336 ईस्वी में। हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी, और 4 वंशों ने शासन किया था, जो कि है संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। उसी तरह से बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है हसन गंगू के द्वारा,
और इन दोनों के बीच में ही लड़ा गया था, विजयनगर और बहमनी के बीच में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। इस युद्ध में विजयनगर का पतन हो गया था। क्लियर। नेक्स्ट आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया था। थोड़ा बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि महाराणा प्रताप ऐसे शासक थे जिनके नाम बहुत ही महान शासकों में लिया जाता है, लेकिन अकबर ने इन्हें पराजित कर दिया था। नेक्स्ट आता है, कहीं कहीं लिखा जाता है कि एक युद्ध अनिर्णायक रहा था, मतलब निर्णय नहीं लिया गया कौन पराजित हुआ कौन पराजित नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धर्मठ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध। ये सब जो युद्ध है धर्मठ, सामूगढ़ और देवराय, यह सब दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा जाता है। धर्मठ का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1658 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध भी 1658 में हुआ था और देवराय का युद्ध 1659 में हुआ था। और ये तीनों युद्ध औरंगजेब के साथ लड़ा जाता है। नेक्स्ट है, और तीनों युद्ध में औरंगजेब की ही विजय होती है। अब आ जाता है पुरंदर की संधि या फिर पुरंदर का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1665 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो पता होना चाहिए, औरंगजेब और वीर शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है तिलपत का युद्ध। तिलपत का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1670 ईस्वी में। यहाँ पे था तिलवाड़ा का युद्ध 1560, यह हो जाएगा तिलपत का युद्ध, यह हुआ था 1670 ईस्वी में। 1670 ईस्वी में तिलपत का युद्ध लड़ा गया था। अब आगे है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध जो हुआ था यह 1707 ईस्वी में साहू जी और ताराबाई के बीच में हुआ था, जिसमें साहू जी ने ताराबाई को पराजित कर दिया था। जजाऊ का युद्ध भी 1707 ईस्वी में हुआ था। जजाऊ का युद्ध 1707 में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शंकर खेड़ा युद्ध। शंकर खेड़ा युद्ध 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क और मुबारिज खां के बीच में हुआ था, जिसमें निजाम उल मुल्क का विजय होता है और मुबारिज खां पराजय हो जाते हैं। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में। किसके बीच हुआ था? निजाम उल मुल्क और बाजीराव के बीच में हुआ था, जिसमें निजाम उल मुल्क पराजित हो जाता है और बाजीराव प्रथम जीत जाते हैं। नेक्स्ट है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, जिसमें नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था। कब आक्रमण किया था? 1739 में। और यह जो युद्ध है यह करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। करनाल कहाँ है? तो अभी वर्तमान में हरियाणा में है। नेक्स्ट है कर्नाटक का युद्ध। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो यह 1746 से 48 के बीच में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1756 से 63 के बीच में हुआ था। तीसरा कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? ये मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था। देखिए तीनों जो समाप्त हुआ है उस कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ है उसे आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका जो ट्रिक है ए पा पे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था एला सापला की संधि के तहत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत और तीसरा जो समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के तहत। इसका ट्रिक है ए पा पे, एला सापला की संधि, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। नेक्स्ट है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ है? तो यह हुआ है 1759 ईस्वी में। बेदरा के युद्ध में ही अंग्रेज ने डचों को पराजित कर दिया था। उसके बाद एक साल बाद 1760 आता है। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर देता है। आगे बढ़ते हैं। अब आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। मैसूर युद्ध 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। कौन कौन सा है? तो 1767 से लेकर के 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा है 1780 से लेकर के 84 और तीसरा है 1790 से लेकर के 92 और चौथा कब हुआ था? 1799 में। हमने क्या क्या बताया? 1767 से लेकर के 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 1780 से लेकर के 84 के बीच हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 92 के बीच और चौथा हुआ था 1799, जिसमें टीपू सुल्तान की 1799 में ही मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसके जो पिता हैं हैदर अली, उनका मृत्यु कब होता है? 1782 में ही, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दरम्यान में ही। क्लियर। अब जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था, तो इसका ट्रिक आप लोग क्या याद रखेंगे? इसका ट्रिक तो मुझे याद नहीं है, मैंने इसी तरह से याद किया है, जैसे कि मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, एक क्रम में याद कर लिया है। मद्रास 3 अक्षर का है, मंगलौर 4 अक्षर का है और सबसे बड़ा जो है श्रीरंगपट्टनम, और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें कोई भी संधि नहीं हुई थी, इसलिए आप लोग भी इस तरह से याद रख सकते हैं। प्रथम नेक्स्ट है पोर्टोनोवा का युद्ध। पोर्टोनोवा का जो युद्ध लड़ा गया था हैदर अली और सर आयर कूट के बीच में लड़ा गया था। यह कब हुआ था? 1781-82 में। नेक्स्ट आता है
आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच। गौर करिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 19 तक। अब है सिख युद्ध। 2 सिख युद्ध हुए हैं, कौन कौन सा? एक है 1845 से 46 और दूसरा हुआ है 1848 से लेकर के 49 के बीच। क्लियर। अब एक और है, सिंध पर आक्रमण कब किया गया था, सिंध पर विजय कब किया गया था? तो पता ही होगा 1843 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे कि 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप में अवध को हड़पा गया था। उसी तरह से व्यापकगत सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी ने कुछ प्रांतों को अपने अधीन किया था। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि व्यापकगत संधि के तहत सबसे पहले किसे शामिल किया गया था, तो पता ही होगा सतारा को। सतारा को पहली बार शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1848 में। सतारा को 1848 में। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर को, जैतपुर और संभलपुर को शामिल किया गया था 1849 में। और फिर बघाट को शामिल किया गया था, बघाट को 1850 में। 1850 में उदयपुर को हड़पा गया था, शामिल किया गया था 1852 में। उदयपुर को 1852 में। झांसी को 1853 में व्यापकगत संधि के तहत शामिल किया गया था, झांसी को 1853 में। उसके बाद झांसी के बाद आता है नागपुर। नागपुर को हड़पा था 1854 में, 1854 में नागपुर को। उसके बाद एक और याद रखिएगा, करौली को यह हड़पा था 1855 में। हालांकि फिर इसे वापस भी कर देना पड़ा था। और 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप में अवध को अपने प्रांत में मिला लिया था। क्लियर। हमने क्या क्या बताया? सतारा को 1848, जैतपुर संभलपुर को 1849, बघाट को 1850, उदयपुर को 1852, झांसी को 1853, नागपुर 1854 और करौली 1855 और अवध कब? 1856। और फिर हमने क्या बताया? सिंध पर 1843 लॉर्ड एलनबरो के समय में उसे हड़प लिया गया था। क्लियर। आई थिंक यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और जहाँ कहीं गलती रह गया, क्योंकि थोड़ा मैंने जल्दी वीडियो समाप्त करने की प्रयास किया, क्योंकि आप भी लोग बोलते हैं कि शॉर्ट में वीडियो बनाया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे मैं सुधार करने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए